हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने 141 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, आज उसके आगे शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है। ठीक है, तो ये किसे जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है ना, पालघाट दर्रा। इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रेल के डिब्बों के निर्माण के लिए फेमस है। तो मैंने आपको बताया है कि रेल के निर्माण के लिए फेमस जो है वो फेमस है कपूरथला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फिर है कि निम्नलिखित में से तांबा, सोना, लोहा और कोयले के उत्पादन क्षेत्र का सही क्रम ढूंढना है कि कहाँ पे तांबा होता है और कहाँ पे सोने का उत्पादन होता है, कहाँ लोहे का और कहाँ कोयले का। तो सही क्रम जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए है, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। जिसमें खेतड़ी में हमारा तांबा पाया जाता है, सोना कोलार में, हम सबको तो पता ही है, लोहा कुद्रेमुख में और कोयले झरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, कोलार गोल्ड माइंस पे तो एक मूवी भी बनी हुई है ना, केजीएफ, आप लोगों ने देखी होगी। फिर भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वो हमारा चार मीनार है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा है वो माउंट एवरेस्ट है, फिर एक गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? K2 के नाम से जानते हैं, फिर कंचनजंगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? तो हमें पता है कि वो मध्य अंडमान में स्थित है। ये आप मैप में आज ही जाके देखेंगे। ठीक है, फिर है कि भारत में कितने राज्य जो है वो तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। ठीक है, भारत में जो 9 स्टेट हैं वो किससे लगे हुए हैं? तट रेखा से लगे हुए हैं। फिर भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन है? तो वो हमारा झारखंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है भारत तथा इसके पड़ोसी देशों को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है बताइए? क्योंकि इस क्षेत्र का संसार के अन्य भागों से अलग अलग होना इसलिए कहा जाता है। फिर देखिए, मैच द कॉलम है जिसमें एक साइड पे फसलें दिए हुए हैं और दूसरे साइड पे क्या दिया हुआ है कि अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ अफीम। अफीम का जो उत्पादन होता है हमें पता है कि यूपी में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको 1 से मैच कर देंगे। उसके बाद ये असली यहाँ नहीं होना चाहिए, ये अलसी है। ठीक है, अलसी जिसे हम फ्लैक्सीड कहते हैं। ठीक है, अलसी। तो अलसी सबसे ज़्यादा बताइए कहाँ पे होता है? बिल्कुल करेक्ट, अलसी जो होता है वो हमारा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा होता है ना, छत्तीसगढ़ में। फिर है अदरक। अदरक बताइए कहाँ ज़्यादा होता है? तो अदरक के लिए फेमस है केरल। फिर है केला। केला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बताइए? बिल्कुल सही, केला जो है वो हमारा होता है गुजरात में। ठीक है, फिर अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए, मैकाल श्रेणी कहाँ स्थित है बताइए? तो मैकाल श्रेणी हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? तो हमें पता है कि मिनिकॉय द्वीप समूह जो है वो दक्षिणी भाग में है भारत के। फिर है गंगा तंत्र की कौन सी सहायक नदी उत्तर दिशा में बहती है? तो उत्तर दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? बिल्कुल सही, सोम। फिर सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो ये नर्मदा नदी बहती है। और याद रखिएगा कि जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे ये भारत का हमने दक्षिणी भाग बनाया, तो याद रखिएगा जब भी हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई अगर आंसर लिखते हैं तो हम मैप बनाते हैं। और मैप में हम कैसे इसको ड्रॉ करते हैं? जैसे हम ऊपर सतपुड़ा बना देते हैं, फिर नीचे विंध्याचल बना देते हैं, और ये हमारी रिवर फ्लो हो रही है कौन सी? नर्मदा। इस तरह से हम बनाते हैं। तो जनरली मैप से क्या होता है, याद करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, आप भी ऐसा ही कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमें पता है कि जो चंबल नदी होती है वो यूपी, एमपी और राजस्थान से होकर गुजरती है। इस तरह से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो हमें पता है कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सभी पूर्व की ओर बहती है। जैसे सपोज दैट ये भारत का मैप है। ठीक है, भारत के मैप में ये हमारा गोदावरी बह रही है जिसे मैंने जी से डिनोट किया है, ये हमारा है कृष्णा जिसे के से, और ये हमारा कावेरी है जिसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, तो ये हमारी हो जाएगी नर्मदा। ठीक है,
तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं चाहती तो इसे ऐसे भी बता सकती थी डायरेक्टली कि हाँ नर्मदा होती है, लेकिन अगर मैं आपको मैप की सहायता से बताऊंगी तो आप इसे लॉन्ग टर्म में याद कर पाएंगे, ठीक है। फिर देखिए पश्चिमी घाट से बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसका क्या रीजन है बताइए? खड़ा ढलान, ठीक है, ये ढलान है ना, ढलान, खड़ा ढलान। फिर उसके बाद आगे देखिए कि ऐसा माना जाता है कि थार का मरुस्थल जो है उसका विस्तार हो रहा है। मरुस्थल के विस्तार को रोकने का सबसे कारगर उपाय क्या हो सकता है? तो हमें पता है कि अगर हमें मरुस्थल को रोकना है तो सबसे ज़्यादा क्या लगाना होगा? पेड़ लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर देखिए भारत के कौन से राज्य की सीमा समुद्र पर नहीं है? तो भारत के कौन से राज्य की सीमा समुद्र पे नहीं है बताइए? बिल्कुल सही, ये हमारा बिहार। बिहार की जो सीमा है वो समुद्र से टच नहीं होती ना, गुजरात की होती है, पश्चिम बंगाल की होती है, आंध्र प्रदेश की होती है, लेकिन बिहार की नहीं होती है। और इसमें बोल रहा है नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? तो बताइए सबसे पहले ग्रीष्मकालीन मानसून कहाँ पहुंचता है? बिल्कुल सही, ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है वो सबसे पहले पहुंचता है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी, जैसे ये भारत है, अब ये पश्चिमी घाट से होते हुए पहुंचता है ना, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको आप चेक कर लेंगे खुद से भी। फिर ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षण किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है हमारा उत्तर पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा कैसे होती है? तो हमें पता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। फिर दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो अवधि होती है, तमिलनाडु शुष्क रहता है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है कि इस क्षेत्र का ऊंचा तापमान पवनों के ठंडा होने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय जो है वो प्रातः 6 बजे है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय लगभग किस समय पर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बजे सुबह। फिर कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है, शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को इसलिए बोलते हैं कि यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी होती है। फिर देखिए कि भारत के लगभग सभी तटवर्ती राज्यों में मृदा का अपरदन एक प्रमुख समस्या है, परंतु खालिस्तान तट के साथ यह समस्या क्या है? सबसे गंभीर है। तो ये जो हो जाएगा केरल। केरल के साथ जो है मृदा अपरदन की समस्या क्या है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। फिर चाय, कॉफ़ी और शीतोष्ण फसलों के बाग सामान्यतः कौन सी मिट्टी में लगाए जाते हैं बताइए? चाय और कॉफ़ी के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? बिल्कुल सही, पर्वतीय मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। आपने देखा होगा कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों में या फिर असम की पहाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। फिर देखिए कि भारत के कुल पशुधन में कितने प्रतिशत पशु जो है वो अच्छी नस्ल के हैं? तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी नस्ल के जो पशु हैं कितने प्रतिशत है? लगभग 25% है। फिर चंदन के वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं? बताइए चंदन के वृक्ष सबसे ज़्यादा कौन से वन में पाए जाते हैं? तो चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है। मतलब ये अपने पत्ते क्या करता है? गिराता है और नए पत्ते इस पे आते हैं, ठीक है। फिर देखिए कि किस राज्य में 90% से अधिक भूमि पर क्या है? वन है। बताइए ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें 90% से अधिक भूमि पर वन है? तो ऐसा एक स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है कि उसका जो क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल के 90% पे क्या है? वन है, और 10% पे वहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए नदियों के किनारे वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं? बताइए नदियों के किनारे वृक्ष क्यों लगाए जाते हैं? तो ये अपरदन को रोकने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए जिप्सम का यूज़ किया जाता है? तो ये हो जाएगा क्षारीय। क्षारीय मिट्टी को बेसिकली कृषि योग्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जिप्सम मिलाना पड़ता है, मतलब जिप्सम छींटना पड़ता है, ठीक है। फिर पर्वतीय क्षेत्रों में एक से नीचे एक स्थित छोटे छोटे खेतों पर खेती करने की जो पद्धति होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है समोच्च रेखा कृषि। फिर संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? तो संरक्षित वन एक ऐसा वन होता है जहाँ पशुचारण पर रोक लगी होती है और इसका उपयोग केवल वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। बेसिकली अगर बोला जाए तो अगर स्टेटमेंट आता है कि संरक्षित वन वे वन होते हैं जिसका यूज़ जो होता है वो केवल वाणिज्यिक कार्यों के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए कि जंगली गधों के लिए अभ्यारण्य कहाँ है? जंगली गधों के लिए, तो जंगली गधों के लिए जो अभ्यारण्य है वो हमारा गुजरात में है। फिर कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए फेमस है? तो उसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा हमारा कांजीरंगा। ठीक है। फिर किस फसल को उगाने के लिए खेतों में पानी भरा रखने की आवश्यकता होती है? बताइए ऐसा कौन सा फसल है? बिल्कुल सही, ऐसा धान का फसल होता है ना, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कि यदि वर्षा केवल 2 महीनों तक होती हो तो ऐसे क्षेत्रों में खालिस्तान की फसलें क्या हो जाएगी? आदर्श हो जाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दलहन की फसलें। दलहन की फसलों के लिए बारिश की ना कम यूज हो, मतलब कि बारिश का जो मात्रा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। फिर है मक्का की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बताइए मक्का की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए ये बढ़ाया जा सकता है देश के विभिन्न भागों के अनुकूल नई उन्नत किस्मों को विकसित करके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि चाय को कॉफ़ी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर उगाया जाता है। चाय को कॉफ़ी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर, तो ये हमारा रॉन्ग है। फिर है चाय को कॉफ़ी से कम ऊंचाई पर उगाया जाता है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। फिर ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कॉफ़ी के लिए छाया अधिक महत्वपूर्ण है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि कॉफ़ी के लिए छाया होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा तेज धूप नहीं होना चाहिए। फिर देखिए एक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा ढालू पहाड़ी धरातल वाला क्षेत्र किस फसल के लिए आदर्श होगा? बताइए। बिल्कुल करेक्ट, ये होगा चाय के लिए। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो असम की पहाड़ियाँ हैं वहाँ जनरली ऐसे ढलान जैसा बना रहता है ना, पर्वत पे उगाते हैं, चाय की खेती की जाती है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। फिर कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल का जो सबसे बड़ा उत्पादक हमें पता है कि केरल। फिर भारत में गन्ना लगभग खालिस्तान में पूर्ण विकसित होता है, तो जो गन्ना है वो भारत में 7 महीने में क्या हो जाता है? पूर्ण विकसित होता है। फिर लिखा है कि भारत में अधिकांश रबड़ का जो उत्पादन होता है वो कौन से स्टेट में होता है? तो रबड़ का जो उत्पादन होता है वो केरल में सबसे ज़्यादा होता है। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है बताइए? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो नगरों में दूध की आपूर्ति में सुधार करने से रिलेटेड है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। फिर भारत में सिंचाई आवश्यक है। क्यों आवश्यक है सिंचाई? क्योंकि वर्षा का जो समय होता है वितरण, वर्षा का समय वितरण क्या होता है? असमान है भारत में। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए भारत में सिंचाई इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना क्योंकि भारत में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कब वर्षा होगी, होगी भी कि नहीं होगी, है ना। और बाकी भारत में जो स्टेट हैं, सारे स्टेट जो हैं वहाँ पे वर्षा का जो टाइमिंग है, उसका जो मंथ है वो सबका क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? सिंचाई क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो भारत में सिंचित क्षेत्र जो है वो यूपी में सर्वाधिक है। फिर किस राज्य में कुल भूमि के प्रतिशत के दृष्टिकोण से सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? बताइए। बिल्कुल सही, पंजाब में। फिर तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में सर्वाधिक है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की तालाब के माध्यम से सिंचाई सबसे ज़्यादा की जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए किस राज्य में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है? नहरों द्वारा, मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ नहर के माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है? जैसे मैंने आपको बताया ना तालाब से सिंचाई सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि नहरों के द्वारा सिंचाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो ये हमारा होता है यूपी में। यूपी में नहरों के माध्यम से सिंचाई सबसे ज़्यादा होता है और ये यूपी पीसीएस के PYQs में आप जब देखेंगे ना ये क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। फिर देखिए किस राज्य में कुल सिंचित भूमि का सबसे अधिक भाग जो है वो कुओं द्वारा सिंचित है? देखिए हमने पहले तालाब का पढ़ लिया, हमने नहरों का भी पढ़ लिया, अब हमारे लिए कुआं कि कुआं के माध्यम से कौन से स्टेट में सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होती है हमारा गुजरात में। एक बार मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, आपको एक बार याद करा देती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि तालाब के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो हमारा होती है तमिलनाडु में। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया कि नहरों के माध्यम से सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है यूपी में। फिर मैंने आपको बताया कि कुओं के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है वो गुजरात में है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया?
रेडी हो गया। अब देखिए कि भारत में किस प्रकार की विद्युत का योगदान कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक है। तो भारत में बेसिकली ताप विद्युत का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में। फिर भारत में स्थलाकृतिक मानचित्र कौन बनाता है? तो ये बनाते हैं हमारे सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए कुदनकुलम किसके लिए फेमस है? तो कुदनकुलम हमारा परमाणु ऊर्जा गृह के लिए फेमस है। फिर भारत की पहली सूती मिल जो है 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी। फोर्ट ग्लोस्टर जो है वो कौन से स्टेट में स्थित है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है वो हमारा स्थित है नई दिल्ली में। फिर दिया हुआ है जनजाति और एक साइड पे स्टेट दिए हुए हैं, आइए मैच कर लेते हैं। देखिए लेरेचा जनजाति जो है हमारा, देखिए लोरेचा जनजाति जो है हमारा वो हमारा कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। फिर मड़िया जनजाति है हमारा छत्तीसगढ़ में है। फिर उसके बाद हमारा उराली जनजाति जो हमारा है केरल में, और खासा जनजाति हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। फिर देखिए भारत की पहली कागज मिल जो कि 1832 में स्थापित की गई थी, यह मिल कहाँ लगाई गई थी? तो यह मिल लगाई गई थी हमारा पश्चिम बंगाल में सेरामपुर के पास। फिर भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो उर्वरक कारखाना जो है वो सिंदरी में स्थापित किया गया था। आप लोग मुझे बताएंगे कि जो सिंदरी है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसे मुझे बताएंगे अभी। फिर राष्ट्रीय पोत डिजाइन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है विशाखापट्टनम में। फिर देखिए चांदीपुर किसके लिए फेमस है? बताइए चांदीपुर किसके लिए फेमस है? तो मिसाइल परीक्षण के लिए फेमस है। फिर भारत की पहली डाक टिकट 1837 में रिलीज की गई थी। इस टिकट को कहाँ रिलीज किया गया था पहली बार? बताइए कराची में, बिल्कुल सही। फिर भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो डाक विभाग है उसकी स्थापना हमारा हुई थी 1854 में। फिर उसके बाद है भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब और कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए, आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो स्थापित हमारा किया गया था 1913 शिमला में, ठीक है। फिर उसके बाद है किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो हमें पता है कि केरल में स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों से अधिक है। फिर किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? तो भारत के जो सबसे पुराने निवासी है वो निग्रिटो है, निग्रिटो, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए भारत में कुल कितने गांव हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल डेटा चेंज हो गया होगा, बुक तो पहले का है, तो इसमें लिखा हुआ है कि लगभग 5.6 लाख, ठीक है। तो एक बार इसको आप अभी के डेटा से क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है कि किस राज्य में नगरीय इकाइयों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है? तो नगरीय इकाई जो है वो हमारा यूपी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर भारतीय जनगणना निदेशालय के अनुसार किसी अधिवास को नगरीय अधिवासों की श्रेणी में रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त जो है वो अनिवार्य नहीं है? तो ये हमारा कौन सा शर्त है कि कुल जनसंख्या जो होगी वो 10,000 से अधिक होगी। ये अनिवार्य या आवश्यक शर्त नहीं है। इस तरह से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये हमारे लिए आवश्यक है कि कुल जनसंख्या 5,000 से अधिक होना चाहिए। जनसंख्या का जो घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। फिर कुल कार्यशील पुरुष जनसंख्या का 75% से अधिक लोगों का गैर कृषि कार्यों में लगा होना, ठीक है। फिर देखिए कि कथन क्या दिया हुआ है कि विषुवत के समय पूरे संसार में, हालांकि विषुवत नहीं लिखा हुआ, विषुव है, विषुव। विषुव के समय पूरे संसार में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि विषुव के समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और प्रकाश वृत्त ध्रुवों से गुजरता है। तो ये भी हमारा सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हिमालय के ऊपरी भागों में घने शंकुधारी वन पाए जाते हैं जबकि अधिकांश मैदानी भागों में वन समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, तो ये तो हमारा सही है। फिर अगला देखते हैं रीज़न क्या है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक वर्षण के कारण वनों की वृद्धि दर यहाँ मनुष्य द्वारा वनों को काटने की दर से अधिक होती है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
फिर देखिए कि स्टेटमेंट है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय, कॉफ़ी दोनों को उगाया जाता है। रीज़न क्या है? इन दोनों फसलों को उगाने के लिए एक जैसी परिस्थिति चाहिए। ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? मतलब नीलगिरी की पहाड़ियों में चाय और कॉफ़ी दोनों को उगाया जाता है, लेकिन इन दोनों को एक जैसी परिस्थितियाँ चाहिए होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जो ये होती है ना चाय, चाय के उत्पादन के लिए हमारा धूप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जब हम कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं, तो ये हमें पता है कि कॉफ़ी का उत्पादन एक छाया क्षेत्र में होता है, ठीक है? कॉफ़ी के लिए छाया की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमारा जो रीज़न है वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है ना? तो आइए देख लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड में सही है। न्यूनतम लिंग अनुपात दिल्ली गलत है, ये तो हरियाणा है ना। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ये हमारा राजस्थान सही है। फिर है अधिकतम जनसंख्या घनत्व दिल्ली सही है, ऑप्शन नंबर सी। इलायची पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, इलायची पहाड़ियों को पालन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर डंकन पास जो है, डंकन पास वो किसके मध्य स्थित है? तो ये हमारा स्थित है दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डंकन पैसेज जो है वो किसके मध्य है? तो दक्षिणी और लिटिल अंडमान के। फिर है स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भारत में सभी एल्यूमिनियम उत्पादन इकाइयाँ जल विद्युत गृहों के निकट लगाई गई है। रीज़न है कि क्योंकि एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलिसिस विधि से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इस कार्य के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।